हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन के हैलोजनीकरण की मुक्तमूलक क्रियाविधि। किस तरीके से एल्केन का हैलोजनीकरण होता है मुक्तमूलक क्रियाविधि से, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। एल्केन की हैलोजनीकरण अभिक्रिया बहुप्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एल्केन में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणुओं द्वारा एक एक करके प्रतिस्थापन हो जाता है। पहले हम मेथेन के हैलोजनीकरण का उदाहरण लेंगे और बाद में उच्च एल्केनों के हैलोजनीकरण को बताएंगे। तो सबसे पहले हम मेथेन का हैलोजनीकरण लेते हैं, हैलोजनेशन ऑफ मीथेन। मेथेन का हैलोजनीकरण बताने के लिए इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित हम कर रहे हैं। तो CH4 से Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे क्या मिल जाता है, CH3Cl HCl। और बहुप्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है, यहाँ दूसरे हाइड्रोजन का, यहाँ तीसरे हाइड्रोजन का, और यहाँ चारों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर हमें क्या मिल रहा है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 मोल HCl के यहाँ पे निकल गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक प्रेक्षण इस अभिक्रिया में देखने को मिलते हैं, वो इस प्रकार से है। पहला है, कमरे के ताप पर और प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। मतलब कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है और जब प्रकाश भी एब्सेंट हो। लेकिन कमरे के ताप पर और पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाती है। अंधेरे में 573 केल्विन के ऊपर ताप पर अभिक्रिया हो जाती है। और प्रकाश द्वारा प्रेरित अभिक्रिया में बहुत ही कम फोटोन के अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक मात्रा में क्लोरीनिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब ये प्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा बहुत अच्छे उत्पाद या उत्पाद की यील्ड बहुत अच्छे से होती है। अब इन प्रेक्षणों के आधार पर जो हमने ऊपर 4 प्रेक्षण देखे, उनके आधार पर इनकी अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। पहले में क्या होता है, Cl2 ऊष्मा का या प्रकाश को अवशोषित करता है और Cl रेडिकल बनाता है। अब ये जो Cl रेडिकल होगा मेथेन के साथ रिएक्शन करेगा और HCl अणु को हटा देगा और CH3 रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो CH3 रेडिकल बना है दूसरे पद में, वो तीसरे पद में जो Cl2 मॉलिक्यूल होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा और CH3Cl बना लेगा और एक Cl रेडिकल यहाँ से निकल जाएगा। और ये Cl रेडिकल वापस किस में काम आ जाएगा, द्वितीय पद में काम आ जाएगा। इस तरीके से एक ये चेन बन जाती है, सेकंड और थर्ड पद आपस में चलते रहते हैं। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है। देखो फर्स्ट पद में क्या हुआ था, क्लोरीन अणु ऊष्मा अथवा प्रकाश के द्वारा 2 क्लोरीन अणुओं में टूट गया, ये टूट गया, जिसको हम क्लोरीन रेडिकल बोलेंगे यहाँ पे। इसमें क्लोरीन जो रेडिकल होता है एक हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर लिया, मतलब HCl मॉलिक्यूल बना लिया CH4 में से एक हाइड्रोजन को लेकर। और पद 3 में उच्च क्रियाशील जो मेथिल मूलक बना था, ये Cl2 अणु से क्रिया करके एक क्लोरीन को ले लेता है, Cl रेडिकल बनता है। अब मैंने बोला कि जो पद 2 और पद 3 की हजारों बार पुनरावृत्ति होती है और इस तरीके से मेथिल क्लोराइड बनता है। तो ऐसे क्रमिक पद वाली अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक पद में क्रियाशील मध्यवर्ती बनता है, जिससे अगले पद की अभिक्रिया संपन्न होती है, श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। पद 1 श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद हो गया, क्योंकि इसमें Cl रेडिकल बन रहा था स्टार्टिंग में। और पद सेकंड तथा थर्ड को श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। मैंने अभी पहले बात ही की है इसके बारे में। अभिक्रिया श्रृंखला समाप्ति पद द्वारा पूर्ण हो जाती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया की क्रियाविधि को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है। देखिए, वो श्रृंखला संचरण पद जब Cl रेडिकल बनता है, श्रृंखला प्रारंभ पद हो गए, तो उसके बाद श्रृंखला संचरण पद में Cl रेडिकल CH4 से अभिक्रिया कर मेथिल रेडिकल बना रहा है, फिर मेथिल रेडिकल Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके CH3Cl बना रहा है और वापस Cl रेडिकल बना रहा है, और ये Cl रेडिकल वापस सेकंड पद में जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या चलता रहता है, श्रृंखला बढ़ती जाती है, श्रृंखला का संचरण होता जाता है। हाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको रिपीटेशन होता रहता है। अब जो श्रृंखला समाप्ति पद होता है उसमें क्या होता है, जो रेडिकल्स होते हैं वो आपस में मिलते जाते हैं। जैसे Cl रेडिकल आपस में मिल गए, Cl2 मॉलिक्यूल बन गया, CH3 रेडिकल आपस में मिल गए, CH3 बन गया, और CH3 रेडिकल Cl रेडिकल आपस में मिल गए, CH3Cl बन गया। इस तरीके से श्रृंखला समाप्ति पद बन जाता है। अब बहु क्लोरीनिक उत्पाद कैसे बनते हैं, यहाँ देखिए, जब Cl रेडिकल ने जो CH3Cl मॉलिक्यूल बना उसी से वापस रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ पे बन जाता है
तो यहाँ पे CH2Cl रेडिकल बन गया है। अब ये CH2Cl Cl2 मॉलिक्यूल से वापस रिएक्शन करेगा और CH2Cl2 बना देगा और Cl रेडिकल बन जाएगा। अब ये CH2Cl2 वापस किससे रिएक्शंस करेगा? ये CH2Cl2 वापस रिएक्शन करेगा Cl रेडिकल के साथ और वापस CHCl3 बना देगा और इसी तरीके से लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। इस तरीके से बहुक्लोरीनीकृत उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। अब हमारा पॉइंट है मेथेन के क्लोरीनीकरण में ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी चेंजेस इन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मेथेन के क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ रिएक्शन की गणना अभिक्रिया में बनने वाले बंधों तथा टूटने वाले बंधों की समान संबंध वियोजन ऊर्जाओं का डेल DH के द्वारा की जाती है। क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि में प्रयुक्त पदों की अभिक्रिया ऊष्मा निम्न प्रकार है। सबसे पहले श्रृंखला संरचना पद है। अब यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल को तोड़ना है, Cl रेडिकल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर 58 किलो कैलोरी पर मोल हमें एनर्जी इसको देनी पड़ रही है जिससे कि ये बंध टूटे। उसके बाद श्रृंखला संचरण की बात करें तो यहाँ पे केवल 1+1 है जो कि बहुत नगण्य है और यहाँ पे -26 मतलब ऊष्माक्षेपी हो रहा है। श्रृंखला समाप्ति में भी इतने पद में ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस हो रही है। तो ये देखिए केवल प्रारंभ में हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, बाकी के सारे पदों में ऊष्मा निकल रही है। तो मतलब प्रथम पद तो ऊष्माशोषी है, बाकी सारे पद ऊष्माक्षेपी है। श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद फर्स्ट जिसके बिना अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती ऊष्माशोषी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए यह अभिक्रिया उच्च ताप पर प्रकाश की उपस्थिति में होती है। मेथेन के क्लोरीनीकरण के लिए श्रृंखला प्रारंभ करने वाले पद में 58 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ये हमने देखा अभी। अब लेकिन यदि एल्केनों का हेलोजनीकरण टेट्राएथाइल लेड, ये अपना टेट्राएथाइल लेड है, की उपस्थिति में संपन्न करवाए जाते हैं तो अभिक्रिया कम ताप पर भी संपन्न हो जाती है। इसका कारण ये है कि 140 डिग्री सेल्सियस पर टेट्राएथिल लेड निम्न प्रकार से अपघटित होकर एथिल मुक्त मूलक उत्पन्न करते हैं जो सक्रिय होने के कारण क्लोरीन अणुओं से क्रिया करके Cl मुक्त मूलक देते हैं। इस तरीके से 140 डिग्री सेल्सियस पर टेट्राएथाइल लेड अपने को एथिल मॉलिक्यूल मिलेगा और एथिल मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके Cl रेडिकल आसानी से दे देगा, इसलिए कम ताप पर अभिक्रिया हो जाती है। अब देखिए प्रत्येक श्रृंखला संरचना पद में एक बंध टूटता है और दूसरा बंध बनता है, यह हमने देखा। अतः प्रत्येक पद की अभिक्रिया ऊष्मा ΔH उस पद में टूटने वाले बंध की वियोजन ऊर्जा तथा बनने वाली बंध की बंध ऊर्जा का अंतर होता है। अतः श्रृंखला संरक्षण पद ऊष्माशोषी है परंतु दूसरा श्रृंखला संरक्षण पद ऊष्माक्षेपी है। पहला श्रृंखला संरक्षण हमने देखा था +1 किलो कैलोरी ऊर्जा थी और दूसरा श्रृंखला संरक्षण पद ऊष्माक्षेपी है। दोनों श्रृंखला संरक्षण पदों को जोड़ने पर मेथेन की क्लोरीनीकरण निम्न समीकरण प्राप्त होता है। ΔH लास्ट में आता है अपने -25 किलो कैलोरी पर मोल। अतः मेथेन के क्लोरीनीकरण से क्लोरोमेथेन बनने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और अभिक्रिया ऊष्मा कितना हो जाएगी 25 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरीके से हमने ऊर्जा के आधार पर देखा कि जो मेथेन का क्लोरीनिकेशन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें 25 किलो कैलोरी मोल ऊष्मा लास्ट में निकलती है। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन थ्योरी क्या होती है वो बात करते हैं। किसी भी अभिक्रिया के वेग को अणुओं के संघट्ट सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक अणुओं के परस्पर प्रभावी संघट्टों के द्वारा घटित होती है। प्रभावी संघट्टों से तात्पर्य उन संघट्टों से है जिनके परिणाम स्वरूप उत्पाद प्राप्त होते हैं और संघट्टों का प्रभावित होना निम्नलिखित 2 कारकों पर निर्भर करता है। तो मतलब किस तरीके से टक्करें होनी चाहिए और प्रभावित टक्करें किन पर निर्भर करेगी वो दोनों फैक्टर हम यहाँ पढ़ते हैं। पहला है अभिविन्यास कारक या ओरिएंटेशन फैक्टर। प्रभावित संघट्टों के लिए संघट्टों के समय अभिकारक अणु परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए Cl रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है और HCl बन रहा है, Br रेडिकल बन रहा है। लेकिन यदि क्लोरीन परमाणु और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अणु के मध्य संघट्टों के विभिन्न विन्यास हो सकते हैं जिनमें कुछ निम्न प्रकार है।
अब Cl रेडिकल Br से टक्कर देगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इनके टक्कर का अभिविन्यास सही नहीं है। इस तरीके से ये विन्यास भी सही नहीं है, ये विन्यास भी सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे Cl रेडिकल सीधा H से रिएक्शन करके HCl बना देगा और Br रेडिकल मिल जाएगा। तो ये सबसे उपयुक्त विन्यास कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। इस तरीके से टक्कर होने के लिए मॉलिक्यूल्स का या अणुओं का या परमाणु का विन्यास बिल्कुल सही होना चाहिए। अब दूसरा फैक्टर है ऊर्जा कारक सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी फैक्टर, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बात करते हैं। अभिकारक अणुओं के प्रभावित संघटनों से ऊर्जा की कम से कम इतनी मात्रा उत्पन्न होनी चाहिए कि अभिक्रिया संपन्न हो जाए, और यह ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। मतलब टक्कर तो हो गई आपस में, मॉलिक्यूल्स की अणुओं की आपस में टक्कर हो गई, लेकिन इस टक्कर से इतनी ऊर्जा मिल जाए कि ये जो ऊर्जा बैरियर होता है, ऊर्जा अवरोध होता है, उसको पार कर जाए। और उतनी ऊर्जा कितनी ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। हम देखते हैं आगे, देखना। अभिकारक अणुओं के मध्य इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाले संघटनों की संख्या संघटन आवृत्ति कहलाती है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में इकाई आयतन में एक सेकंड में होने वाले संघटनों की संख्या या टक्करों की संख्या उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। संघट बढ़ने पर प्रभावित संघटनों की संख्या भी बढ़ता ही है, बिल्कुल ऑब्वियसली बढ़ती है, और अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जितने ज़्यादा संघट बढ़ेंगे, और संघट कब बढ़ते हैं, जब अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ने पर प्रभावित संघटनों की संख्या भी बढ़ना का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब प्रभावित संघटन बनेंगे तो सक्रियण ऊर्जा जितनी होती है उतनी ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है और अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, अर्थात अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं की दर संघट आवृत्ति के समानुपाती होती है। संघट आवृत्ति अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ती जाती है, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल से ज़्यादा पास में होंगे, कंसंट्रेशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। गैसीय अवस्था में दाब बढ़ने पर इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली संघटनों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया दर बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो सांद्रता बढ़ेगी, और सांद्रता बढ़ेगी तो संघटनों की संख्या बढ़ जाएगी। ताप बढ़ने पर भी अणुओं की गतिशीलता बढ़ जाने के कारण संघटनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। मैंने पहले बात करी, अर्थात अभिकारक अणुओं की सांद्रता और अभिक्रिया का ताप बढ़ने पर अभिक्रिया दर अधिक हो जाती है। अब हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी। अभिकारक अणुओं का सही दिशा में संघट होने पर भी सभी संघट प्रभावी नहीं होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। संघटों के प्रभावी होने के लिए, अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिकारक अणुओं के संघटों से ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अर्थात अभिकारक अणुओं के संघट से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कर देती है, अर्थात जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, वह सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। मतलब टक्करों के फलस्वरूप कम से कम इतनी ऊर्जा तो डेवलप होनी चाहिए कि अभिकारक उत्पाद में चेंज हो जाए, और अभी ऊर्जा की यही मात्रा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा को समझने के लिए क्लोरीन परमाणु की मेथेन अणु के साथ अभिक्रिया का हम उदाहरण लेते हैं। इस अभिक्रिया में मेथेन का अणु क्लोरीन परमाणुओं से अभिक्रिया करके एक अणु HCl तथा मेथिल मूलक बनाता है, यह हमने देखा। HCl बनने पर 103 कैलोरी पर मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है। CH3H बंध तोड़ने के लिए 104 कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः अभिक्रिया घटित होने के लिए हमें कितने मोल की आवश्यकता है, 1 कैलोरी मोल अतिरिक्त ऊर्जा देने की आवश्यकता होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रायोगिक रूप से देखा गया कि अभिक्रिया को घटित होने के लिए न्यूनतम 4 कैलोरी पर मोल अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये 4 कैलोरी पर मोल इस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा की यह मात्रा गतिशील अभिकारक अणुओं को उनकी गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। मतलब जो गतिशील अभिकारक अणु होती है, उनकी गतिज ऊर्जा से ये ऊर्जा में प्राप्त हो रही है। मेथेन के क्लोरीनीकरण में मेथेन तथा क्लोरीन परमाणु के 8 संघटनों में से केवल एक संघटन ही सही दिशा में अभिविन्यासित होता है, और लगभग 40 संघटनों में से एक संघटन
ऐसा होता है जो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो उत्पन्न कर सकता है। और मेथेन के क्लोरीनीकरण के प्रथम संचरण पद का ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख हम देखते हैं, ये रहा। इस आरेख में अभिकारक अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को अभिक्रिया निर्देशांक रिएक्शन कोऑर्डिनेट के विरुद्ध आलेखित किया गया है। अब ये देखिए, जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट में जो स्थितिज ऊर्जा होती है, रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी को अपन इधर दिखा रहे हैं। चित्र से पता चल रहा है कि सक्रियण ऊर्जा अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच एक ऊर्जा अवरोधक है। यह एक ऊर्जा पहाड़ी है जिसे अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए पार करना पड़ता है। तो ये तो हो गई अभिकारक, ये हो गए उत्पाद, और अभिकारक को उत्पाद में इधर से चेंज होना है तो उसके बीच में कौन सा अवरोध है, ये अवरोध है। और इसी को हम क्या कहेंगे, इस ऊर्जा अवरोध की अभिकारक के ऊर्जा तल से ऊंचाई सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये जो ऊर्जा कहलाती है वो क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। जो अभिकारकों से इस पहाड़ी के बीच की जो ऊंचाई है वो क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। ऊर्जा पहाड़ी की चोटी संक्रमण अवस्था कहलाती है। यहाँ पर चोटी पर जो जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स रहेगा या जो इंटरमीडिएट रहेगा या जो भी रहेगा वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। ये वाली स्टेट, इस पहाड़ी के ऊपर वाली स्टेट कौन सी होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। इस अवस्था में अभिकारक अणु एक विशेष अवस्था में बंधे होते हैं। इस अवस्था में आंशिक रूप से बंध बनते हैं तथा टूटते हैं। मतलब यहाँ पे बंध बन रहे हैं और टूट रहे होते हैं, ना तो बंध पूरी तरह से टूटे होते हैं ना पूरी तरह से बंधे होते हैं। इस उदाहरण में मेथेन का CH बंध आंशिक रूप से टूटता है और क्लोरीन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के मध्य आंशिक बंध बनता है। तो कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में बंध आंशिक रूप से बन रहा है और CH3 और OH के बीच में आंशिक रूप से टूट रहा है। क्लोरीन का कुछ मूलक गुण कम होता है और मेथेन के कार्बन परमाणु पर मूलक गुण बढ़ता जाता है। अभिकारक अणुओं तथा संकरण अवस्था के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर 4 किलो कैलोरी है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो इनके बीच का जो अंतर है कितना है, 4 किलो कैलोरी है, जो कि क्या कहला रही है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो इस प्रकार अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य स्थित ऊर्जा का अंतर अभिक्रिया ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। और इसके बाद जो अभिकारक की ऊर्जा ये है, उत्पादों की ऊर्जा ये है, और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है जो कि यहाँ पर 16 किलो कैलोरी पर मोल है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हीट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया कारक ऊष्मा। इस तरीके से डेल H का मान क्लोरीन के लिए कितना आ गया, +1 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। जब हम क्लोरीन के लिए बात कर रहे थे, ये तो Br वाला आ गया, क्लोरीन के लिए बात कर रहे थे तो ये कितना आ गया, ये आ गया +1 किलो कैलोरी। अभिक्रिया ऊष्मा तो हो गई +1 किलो कैलोरी, और यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा का अंतर कितना था, ये देख रहे, ये रहा अंतर, ये क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा। और ये यहाँ पर ये क्या होती है, यहाँ पर होती है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, और ये क्या है, ऊर्जा बैरियर है। अभिकारक को उत्पाद में चेंज होने के लिए यहाँ से इधर जाना पड़ेगा और इस ऊर्जा बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि कितना है, 4 किलो कैलोरी पर मोल है। और अभिक्रिया ऊष्मा कितनी है यहाँ पर, 1 किलो कैलोरी पर मोल। इस तरीके से आज हमने मेथेन का एग्जाम्पल लेकर ये अभिक्रिया की प्रगति के साथ स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।